नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण बिंदु काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण से संबंधित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न पत्र में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक देखें, जिससे काल विभाजन और नामकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके आगामी फर्स्ट ग्रेड के होने वाले प्रश्न पत्र में आपके गलत न जाए। और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। गारसद ताशी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। हिंदी साहित्य में गारसद ताशी और शिव सिंह सेंगर के द्वारा काल विभाजन से संबंधित कोई भी प्रयास नहीं किए गए। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है। हिंदी साहित्य के वह प्रथम इतिहासकार जिन्होंने काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास किया, वो कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 कालखंडों में अपने काल विभाजन का प्रयास किया है और 12वां कालखंड इन्होंने विविध माना है। प्रथम कालखंड की बात करें तो इन्होंने चारण काल नाम दिया और चारण काल में 9 कवियों का वर्णन किया गया है। इसका समय माने तो समय 700 से 1300 ईस्वी चारण काल का समय माना गया है। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कथा तीसरा काल, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, तुलसीदास के बाद वाले कवि, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, रीति काव्य, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और 12वां विविध। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा 12 काल खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा दोस्तों यहाँ से प्रश्न छपते हैं। आपके लिए जो मैं ये महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ, कई महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की बुक्स को पढ़कर मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं और इन नोट्सों के माध्यम से मैं आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो का भरपूर आनंद लें। मिस्र बंधु विनोद ने इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 8 कालखंडों में विभक्त किया है। प्रथम कालखंड की बात करें तो आरंभिक काल इनका प्रथम कालखंड माना जाता है। इन्होंने इसको 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल की समय सीमा 700 से 1343 विक्रम संवत तक मानी गई है। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत तक इसका समय माना जाता है। साथ ही बात करें माध्यमिक काल की, आरंभिक काल के बाद माध्यमिक काल, इन्होंने दूसरा द्वितीय काल विभाजन का नाम क्या रखा है? मध्यम काल। पूर्व मध्यम काल और पूर्व मध्यमिक काल। पूर्व मध्यम काल की समय सीमा 1445 से 1560 विक्रम संवत तक मानी गई है और पूर्व मध्यम काल की सीमा 1561 से 1680 विक्रम संवत तक मानी गई है। तृतीय इन्होंने बांटा है अलंकृत काल को। मिस्र बंधुओं ने तीसरा काल विभाजन कौन सा किया है? अलंकृत काल। अलंकृत काल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल की समय सीमा 1481 से 1489 89 और 1790 से 1889 तक उत्तर अलंकृत काल की समय सीमा मानी गई है। परिवर्तन काल की बात करें तो इसकी समय सीमा 1890 से 1925 तक मानी गई है और वर्तमान काल 1926 से आज तक का समय वर्तमान काल का मिस्र बंधु विनोद के अनुसार माना गया है। मिस्र बंधुओं ने आदि काल को आरंभिक काल के नाम से संबोधन किया है और रीति काल को अलंकृत काल के नाम से, आधुनिक काल को वर्तमान काल इन्होंने कहा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सा यहाँ से प्रश्न छपता है कि मिस्र बंधु विनोद ने आदि काल को किस नाम से संबोधन किया है? आरंभिक काल। रीति काल को किस नाम से पुकारा है? अलंकृत काल।
आधुनिक काल को किस नाम से संबोधन किया है मिस्र बंधुओं ने? तो वो किया है वर्तमान काल के नाम से इसको संबोधन किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो मैं बता रहा हूं नामकरण और काल विभाजन से संबंधित डिटेल आपको अच्छी लग रही होगी। अभी आगे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को अगर देखें तो इनका काल विभाजन सर्वाधिक मान्य और प्रमाणित है। इनका काल विभाजन दो भागों में या दो आधार पर किया गया है। प्रथम कालखंड के आधार पर और द्वितीय प्रवृत्तियों के आधार पर। दो आधार मानकर इनके कालखंड को बांटा गया है, कालखंड के आधार पर और प्रवृत्तियों के आधार पर। अगर प्रवृत्तियों के आधार पर बात करें तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, चार भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति को आधार मानकर काल विभाजन किया है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। आदि काल की बात करें, कालखंड के आधार पर बात करें तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रम संवत तक समय माना गया है। रीति काल का 1700 से 1900 विक्रम संवत तक और आधुनिक काल का 1900 विक्रम संवत से आज तक का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का समय क्या माना गया है? 1900 विक्रम संवत से आज तक का समय आधुनिक काल का माना गया है। इन्होंने आधुनिक काल को तीन भागों में बांटा है। किसने बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को तीन भागों में बांटा है। और वह तीन भाग कौन से हैं इसको देखते हैं। अगर इसको देखें तो इन्होंने तीन भागों में बांटा है। वह है प्रथम उत्थान काल, जिसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। द्वितीय उत्थान काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तृतीय उत्थान काल को इन्होंने कोई भी अन्य नाम नहीं रखा है। इसका तृतीय उत्थान काल का इन्होंने कोई भी अन्य नाम नहीं रखा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम उत्थान काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस नाम से जाना जाता है? तो वह भारतेंदु युग। और द्वितीय उत्थान के नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है। और तृतीय उत्थान का इन्होंने कोई भी नाम नहीं रखा। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, आचार्य राम कुमार वर्मा की बात करें तो आचार्य राम कुमार वर्मा ने काल चार भागों में किया है। राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन चार भागों में संधि काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। संधि काल की बात करें तो संधि काल का समय 693 से 1000 विक्रम संवत तक ये समय माना जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र प्रथम ग्रेड यानी फर्स्ट ग्रेड के देखेंगे हिंदी साहित्य के, तो बार बार यहीं से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी बात करें तो यहीं से राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन का समय है 693 विक्रम संवत, बार बार यही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसको मोस्ट लगाकर भी याद कर सकते हैं। मैंने विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को बहुत ढंग से देखा है और पढ़ा है, समझा है, तभी आपको बता रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 693 विक्रम संवत आचार्य राम कुमार वर्मा के अनुसार संधि काल का समय माना गया है। संधि काल के बाद दूसरा काल आता है चारण काल। चारण काल आदि काल को इन्होंने दो भागों में बांटा है राम कुमार वर्मा ने, संधि काल और चारण काल। पूर्व मध्य काल की बात करें तो इन्होंने 1375 से 1700 विक्रम संवत तक इसका समय सीमा मानी है। उत्तर मध्य काल को 1700 से 1900 विक्रम संवत तक राम कुमार वर्मा के अनुसार उत्तर मध्य काल की समय सीमा मानी गई है। आधुनिक काल की बात करें तो 1900 से वर्तमान तक यानी आज तक का समय राम कुमार वर्मा के अनुसार इसकी समय सीमा अवधि मानी गई है। राम कुमार वर्मा जी ने क्या किया दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए वीरगाथा काल को दो भागों में विभक्त कर दिया और शेष वर्गीकरण शुक्ल जी का ही स्वीकार किया। राम कुमार वर्मा जी ने क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही वर्गीकरण इन्होंने ऐसा का ऐसा लिखा है। बस उन्होंने वीरगाथा काल को क्या किया है, दो भागों में विभक्त कर दिया है।
जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है दोस्तों। आदिकाल वीरगाथा काल को क्या किया, दो भागों में संधि काल और चारण काल को वर्गीकृत दो भागों में बांटकर शेष ऐसा का ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इन्होंने ले लिया है ऐसा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का समय 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, 4 काल खंडों में इन्होंने काल विभाजन किया है। और उसकी समय सीमा आदिकाल की बात करें तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक 9 कवियों को आदिकाल में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल का समय 1400 से 17वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल का समय माना गया है। उत्तर मध्यकाल 1700 से 19वीं शताब्दी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल समय सीमा मानी गई है। आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी से आज तक का काल आधुनिक काल माना गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसमें से प्रश्न कैसे पूछता है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का आदिकाल का समय किसके द्वारा माना गया है, तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। हजार से याद रखना है, हजारी, हजार, हजार, हजार का मतलब क्या होता है 1000, तो हजार यानी हजारी, हजार से हजार ईसा से समय प्रारंभ किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से ऐसा कर सकता है, तो आपको ये याद रखना है, हजार से हजारी। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ किसके द्वारा माना गया है, नगेंद्र के द्वारा। 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ नगेंद्र के द्वारा माना गया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, 4 भागों में इन्होंने काल विभाजन किया है। आदिकाल की बात करें 7वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक इनका आदिकाल माना जाता है। पूर्व मध्यकाल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का मध्य समय पूर्व मध्यकाल में आता है। उत्तर मध्यकाल की बात करें तो उत्तर मध्यकाल की समय सीमा 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तर मध्यकाल की समय सीमा का वर्गीकरण किया गया है। आधुनिक काल में नगेंद्र ने 19वीं शताब्दी से आज तक का समय माना है। आधुनिक काल को इन्होंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावादोत्तर काल के नाम से जाना है। भारतेंदु युग को पुनः जागरण के काल के नाम से भी जाना जाता है। 1857 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल का माना गया है। द्विवेदी युग या जागरण सुधारक काल 1900 से 1918 तक का काल माना जाता है। छायावाद प्रसाद पंत निराला युग 1918 से 1936 तक का समय छायावाद का समय माना जाता है। छायावादोत्तर काल प्रगतिवाद 1936 से 1943 का समय प्रगतिवाद का माना जाता है। प्रयोगवाद 1943 से 1951 तक का समय प्रयोगवाद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नवलेखन काल 1951 से आज तक का समय नवलेखन काल के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों काल विभाजन से संबंधित फर्स्ट ग्रेड में जितने तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सबसे ज्यादा पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे द्वारा फर्स्ट ग्रेड हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण सिलेबस में बिंदु है उन सभी का वीडियो बनाया जाएगा और आप इन वीडियो को भरपूर आनंद के साथ देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको ये फायदा मिलेगा, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप इन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।